हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्सप्लेनिंग साइट। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक और रोमांचक फिल्म जो ग्रीक माइथोलॉजी पर बेस्ड है। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है उन महान देवताओं से जिनके बारे में आपने जरूर सुना होगा। वो रहते थे माउंट ओलंपस में और उनमें से 3 सबसे शक्तिशाली देवता थे। पहले थे ज़्यूस, जो कि आसमान और बिजली के देवता थे। दूसरे पोसाइडन, समुद्रों के राजा थे। और तीसरे हेडिस, यानी कि अंडरवर्ल्ड के स्वामी। इन तीनों भाइयों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। वे हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे, एक दूसरे की शक्ति की लड़ाई में उलझे रहते थे। इसीलिए उन्होंने एक नियम बनाया, कोई देवता दूसरे की शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और न ही उनकी ताकत चुराएगा। कहानी की शुरुआत होती है ज़्यूस और पोसाइडन की एक मुलाकात से, जहां ज़्यूस कहते हैं, किसी ने मेरा लाइटनिंग बोल्ट चुरा लिया है। पोसाइडन जवाब देता है, हमने नियम बना रखा है कि हम एक दूसरे की शक्तियों को नहीं छू सकते। ज़्यूस गुस्से में कहता है कि हम नहीं छू सकते, लेकिन हमारे बच्चे वे ऐसा कर सकते हैं। ज़्यूस को शक होता है कि पोसाइडन का बेटा उसका लाइटनिंग बोल्ट चुरा कर भागा है। वो चेतावनी देता है कि अगर 14 दिनों के अंदर लाइटनिंग बोल्ट वापस नहीं आया तो वह युद्ध करेगा। इसके बाद हम कहानी के असली हीरो पर्सी जैक्सन से मिलते हैं। पर्सी एक हाई स्कूल का लड़का है और उसे एक खास तरह की बीमारी है, यानी कि वह ठीक से पढ़ नहीं सकता। पर उसके साथ कुछ अजीब होता है। वह पानी में देर तक सांस को रोक सकता है। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन उसका सौतेला पिता बहुत ही घटिया इंसान है जो उसकी माँ को हमेशा तंग करता रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्कूल ट्रिप पर बच्चे एक म्यूजियम में जाते हैं, जहाँ एक प्रोफेसर उन्हें ग्रीक देवताओं के बारे में बताता है। वहीं पर्सी अपनी एक टीचर द्वारा बुलाया जाता है, जो अचानक एक पंखों वाले राक्षस में बदल जाती है और उस पर हमला कर देती है। वो उससे पूछती है, लाइटनिंग बोल्ट कहाँ है? पर्सी कुछ भी समझ नहीं पाता और उसी समय पर प्रोफेसर और उसका दोस्त ग्रोवर आ जाते हैं और उसे उस राक्षसी से बचा लेते हैं। बाद में ग्रोवर पर्सी से कहता है, अब तुम्हारी पहचान हो चुकी है, हमें तुरंत यहाँ से भागना होगा। ग्रोवर दरअसल पर्सी का रक्षक है। वह आधा इंसान और आधा बकरी है। वे पर्सी की माँ को लेकर भागने लगते हैं क्योंकि अब खतरा बढ़ चुका है। फिर रास्ते में दिखाया जाता है कि एक बड़ा सा बैल जैसा दानव उन पर हमला करता है और पर्सी की माँ को उठा लेता है। पर्सी बहुत गुस्से में आ जाता है और उस दैत्य से लड़ने लगता है। फिर दिखाया जाता है कि पर्सी उसे हरा देता है। इसके साथ ही इस लड़ाई में पर्सी बेहोश हो जाता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि पर्सी को जब होश आता है तो वह खुद को एक अजीब सी जगह पर पाता है। चारों तरफ खुले मैदान, घोड़े, तलवारबाजी की ट्रेनिंग और बहुत सारे लड़के लड़कियां। यह जगह है कैंप हाल्फ ब्लड, जहां देवताओं और इंसानों के संतान यानी डेमीगॉड्स रहते हैं। यही उसकी मुलाकात होती है एनाबेथ से। एनाबेथ एक बहादुर और बुद्धिमान लड़की है जो एथेना की बेटी है। शुरू में दिखाया जाता है कि एनाबेथ पर्सी को पसंद नहीं करती क्योंकि वो उसे कमजोर समझती है। पर्सी ग्रोवर से पूछता है कि यह सब क्या हो रहा है। ग्रोवर उसे बताता है कि तुम कोई आम लड़के नहीं हो, तुम एक डेमीगॉड हो, एक आधा इंसान और आधा देवता, और तुम्हारे पिता कोई और नहीं बल्कि समुद्रों के देवता पोसाइडन है। पर्सी ये सुनकर हैरान हो जाता है। अब कैंप में एक अनोखी परंपरा होती है। हर बच्चे को एक केबिन में रखा जाता है जो उसके देवता पिता या माँ के नाम पर होता है। लेकिन पर्सी के लिए यहाँ पर कोई केबिन नहीं होता। वो यहाँ पर अकेला महसूस करता है। एक दिन कैंप में एक वॉर ट्रेनिंग हो रही होती है। कैप्चर द फ्लैग इस गेम का नाम है, जहाँ सब टीमों में बढ़कर एक झंडा छीनने की कोशिश करते हैं। पर्सी को एनाबेथ की टीम में रखा जाता है और वहाँ उसका सामना होता है एक लड़के से जिसका नाम ल्यूक है और वो हर्मेस का बेटा है। गेम के दौरान पर्सी पर हमला होता है और उसके शरीर पर चोट लगती है, लेकिन जैसे ही वह पानी में गिरता है उसकी चोट अपने आप ही ठीक हो जाती है। ये सब देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी ऊपर से पोसाइडन का चिन्ह प्रकट होता है और वो सब लोग समझ लेते हैं कि पर्सी पोसाइडन का बेटा है। अब पर्सी की पहचान सबके सामने आ चुकी है। इधर बीच ये भी दिखाया जाता है कि ज़्यूस का अल्टीमेटम भी अभी चल रहा होता है। ज़्यूस को लगता है कि पर्सी ने उसकी लाइटनिंग बोल्ट को चुराया है, लेकिन पर्सी को कुछ भी पता नहीं होता। वहीं हेडिस, अंडरवर्ल्ड का देवता, पर्सी को संदेश देता है कि तेरी माँ मेरे पास है, अगर उसे वापस पाना है तो लाइटनिंग बोल्ट को लेकर अंडरवर्ल्ड आ जाओ। अब पर्सी तय करता है कि उसे हर हाल में अपनी माँ को बचाना है। ल्यूक, ग्रोवर और एनाबेथ उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। ल्यूक उन्हें एक ढाल, एक उड़ने वाले जूते और एक मानचित्र देता है जो उन्हें बताएगा कि अंडरवर्ल्ड तक कैसे पहुंचना है। पर्सी, ग्रोवर और एनाबेथ एक खतरनाक सफर पर निकलते हैं जिसमें उन्हें 3 चीजें ढूंढनी होती है। पहला होता है परसेफोन की मोती, जिससे वो अंडरवर्ल्ड से सुरक्षित वापस आ सके। पर्सी, ग्रोवर और एनाबेथ की ट्रिप शुरू होती है। अमेरिका के अलग अलग शहरों से होते हुए उन्हें 3 परसेफोन के मोती ढूंढने होते हैं ताकि वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया से बाहर आ सके। फिर हमें दिखाया जाता है कि तीनों सबसे पहले पहुंचते हैं एक अजीब सी जगह पर
जहाँ एक बुजुर्ग औरत उन्हें भोजन के लिए बुलाती है। एनाबेथ को उस पर शक होता है और वो सही भी सोचती है। वो औरत कोई और नहीं बल्कि मेड्यूसा होती है, वही डरावनी ग्रीक राक्षसी जिसका आंखों में देखने मात्र से ही इंसान पत्थर का बन जाता है। मेड्यूसा उन पर हमला कर देती है। एनाबेथ की ढाल में लगा मिरर पर्सी को मदद करता है। वो मेड्यूसा को पीछे से देखता है और उसकी गर्दन काट देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इन तीनों को सबसे पहला मोती मेड्यूसा के इस गुफा से ही मिलता है। इसके बाद तीनों एक शानदार शहर लास वेगास में पहुंचते हैं। भूख और थकान से परेशान उन्हें एक चमकदार लोटस कसिनो दिखाई देता है जहां सब कुछ फ्री होता है। खाना, गेम्स, म्यूजिक, सारी चीजें फ्री होती हैं। लेकिन ये कोई आम जगह नहीं होती, यह एक जाल होता है। जो भी इसमें जाता है वो अपना वक्त भूल जाता है। पर्सी को अचानक याद आता है कि वो यहाँ मस्ती करने नहीं आया, तो सबको बाहर खींचता है। वहां से निकलते ही उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने यहाँ पर 5 दिन बिता दिए। अब ज़्यूस के अल्टीमेटम में सिर्फ 2 ही दिन बचे हुए हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि तीनों अब हॉलीवुड पहुंचते हैं जहां एक बड़ा सा कब्रिस्तान है। वही है अंडरवर्ल्ड का प्रवेश द्वार। लेकिन अंदर जाने से पहले उन्हें सामना करना पड़ता है हाइड्रा से, एक डरावना राक्षस जिसके कई सिर हैं और अगर उसका सर कटता है तो हर कटे हुए सर की जगह 2 नए सर उग जाते हैं। ग्रोवर अपनी जान पर खेलकर उसे भटकाता है। पर्सी और एनाबेथ हाइड्रा को आग से हराते हैं और तीसरा मोती उन्हें यहीं पर मिलता है। इसके बाद अब तीनों अंडरवर्ल्ड में प्रवेश करते हैं जहां अंधेरा है, डर है और एक रहस्य भी है। पर्सी, एनाबेथ और ग्रोवर अब पहुंच चुके हैं अंडरवर्ल्ड में जहां आत्माएं इधर उधर भटक रही हैं। अंधेरा फैला है और हर कोने में मौत की सर्द हवा महसूस होती है। यहाँ की सारी डरावनी चीजें पोसाइडन के बेटे पर्सी को रोकने के लिए तैयार बैठे हैं। दिखाया जाता है कि हेडिस का महल एक डरावना किला है। अंदर बैठा होता है हेडिस, जो अंडरवर्ल्ड का देवता है। वो पर्सी को देखकर गुस्से में बोलता है, तुमने ज़्यूस की लाइटनिंग बोल्ट चुराया और मेरा हेल्म ऑफ डार्कनेस भी। अब मुझे दोनों चीजें वापस चाहिए। पर्सी चौंक जाता है क्योंकि उसे तो लगता था कि लाइटनिंग बोल्ट भी किसी और ने चुराया है। फिर ये हेल्म ऑफ डार्कनेस क्या है? हेडिस उन पर अपनी सेना छोड़ने ही वाला होता है कि पर्सी अपनी ढाल खोलता है और उसमें खुद ब खुद ज़्यूस की लाइटनिंग बोल्ट गिर जाता है। सब सन्न रह जाते हैं। पर्सी को अब समझ में आता है कि ल्यूक ने जानबूझकर उसे वो ढाल दी थी जिसमें छुपा हुआ था लाइटनिंग बोल्ट। ल्यूक ने उसे इस्तेमाल किया ताकि दोष पर्सी पर आ जाए और देवता आपस में लड़ने लगे। फिर दिखाया जाता है कि ग्रोवर को तभी उसी समय पर जमीन में कुछ चमकता हुआ मिलता है और ये होता है हेडिस का खोया हुआ हेल्म ऑफ डार्कनेस। पर्सी अब सौदा करता है कि ये हेल्म ऑफ डार्कनेस अब तुम्हारा है, लेकिन इसे लेकर मेरी माँ को वापस कर दो। हेडिस पर्सी की ईमानदारी को देखकर खुश होता है और उसकी माँ को वापस कर देता है। अब पर्सी, एनाबेथ, ग्रोवर और पर्सी की माँ, इन चारों में से सिर्फ 3 ही जा सकते हैं और अपनी जगह अपनी माँ को ऊपर भेजता है। लेकिन तभी पर्सी तीनों मोती जमीन पर गिराता है और वो तीनों मोती उन्हें एक साथ बाहर निकाल देते हैं। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये तीनों टेलीपोर्ट होकर सीधे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पहुंचते हैं। पर्सी ज़्यूस को लाइटनिंग बोल्ट वापस देता है और पूरा सच बताता है कि उसे ल्यूक ने फंसाया था और वो क्रोनोस के इशारे पर देवताओं को आपस में लड़वाना चाहता है। ज़्यूस पर्सी की बात मानता है और पोसाइडन भी अपने बेटे से मिलकर गर्व महसूस करते हैं। अब पर्सी कैंप वापस लौटता है और वह सबकी नजर में अब हीरो बन चुका है। इधर ल्यूक पर्सी से छिपकर मिलने आता है और उसे चेतावनी देता है, ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्रोनोस लौटेगा तब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। पर्सी अब समझ चुका होता है कि असली लड़ाई अभी बाकी है। इसके बाद दिखाया जाता है अंडरवर्ल्ड के उस भयानक सफर के बाद पर्सी, एनाबेथ और ग्रोवर वापस कैंप ऑफ हाफ ब्लड में पहुंचते हैं। लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा नहीं होता। पर्सी अब एक साधारण लड़का नहीं बल्कि ओलंपियन देवताओं के बीच संतुलन बनाए रखने वाला योद्धा बन चुका है। कैंप में पोसाइडन एक बार फिर से पर्सी से मिलने आते हैं। वो भावुक होकर कहते हैं, तुम मेरे बेटे हो, लेकिन तुम्हें इंसानी दुनिया में ही रहना है, यही तुम्हारी परीक्षा है, आधा इंसान आधा देवता। दरअसल ये रास्ता सबसे कठिन होता है, लेकिन तुम्हारा दिल साफ है पर्सी। पर्सी अपने पिता से पूछता है कि क्रोनोस क्या सच में जाग रहा है। पोसाइडन गंभीर हो जाता है और कहता है, मेरे बेटे, तुमने अभी सिर्फ उसकी परछाई देखी है, क्रोनोस वक्त के साथ और भी ताकतवर होगा, लेकिन याद रखो, हर युग में एक नायक उठता है। यहाँ पर पर्सी को एहसास होता है कि क्रोनोस की वापसी के साथ एक और बड़ा युद्ध आने वाला है और शायद वही इसकी चाबी है। अगले सीन में ग्रोवर को काउंसिल से प्रमोशन मिलता है। उसे अब सीकर का दर्जा मिल जाता है ताकि वो पैन देवताओं की खोज कर सके। एनाबेथ ओलंपस में एक नया स्कूल बनाने का सपना देखती है, देवताओं और इंसानों को एक साथ जोड़ने वाला। पर्सी अब सोच में पड़ता है कि क्या वो कैंप में रहे या फिर इंसानी दुनिया में जाकर
अपनी माँ के पास। पोसाइडन की बातों ने उसे सिखाया है कि सच्चा योद्धा वही होता है जो सही चुनाव करता है, आसान नहीं। आगे के सीन में दिखाया जाता है कि पर्सी अकेले ही झील के पास बैठा होता है। तभी अचानक ल्यूक फिर सामने आ जाता है। उसकी आंखों में अब भी वही गुस्सा और वही विश्वासघात की आग होती है। वो कहता है, ओलिम्पस अभी भी घमंड में जी रहा है। तुमने उनकी जान बचाई, लेकिन वो कभी नहीं सुधरेंगे। क्रोनोस सही है और मैं उसका हाथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर पर्सी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ल्यूक गायब हो जाता है और हवा में बस उसकी गूंज रह जाती है। जंग आएगी पर्सी, और इस बार मैं नहीं हारूंगा। पर्सी कैंप छोड़कर वापस अपनी दुनिया में माँ के पास चला जाता है, लेकिन अब वो वही पर्सी जैक्सन नहीं जो गर्मी की छुट्टी में आया था। अब वो एक सामान्य लड़के की शक्ल में छुपा हुआ नायक है, जिसे पता है कि आने वाला समय और भी खतरनाक होने वाला है। पर उसके चेहरे पर एक मुस्कान होती है, क्योंकि अब वो जानता है कि वो अकेला नहीं, उसके पास अब दोस्त है, विश्वास है और एक सही मकसद भी। पर्सी जैक्सन एंड द लाइटनिंग थीफ यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि शुरू होती है पर्सी जैक्सन की सबसे महान गाथा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दें। जल्दी मिलते हैं इस फिल्म के अगले पार्ट के साथ, जिसका नाम है पर्सी जैक्सन सी अ मॉन्स्टर। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।